नमो नमः विद्यार्थियों। एक बार फिर मैं प्रकाश टेलर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा आयोजित प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 कक्षा 8 विषय संस्कृत का नमूना प्रश्न पत्र। जी हाँ विद्यार्थियों, बहुत ही आसान और सरल तरीके से आज हम सभी मिलकर इस प्रश्न पत्र को, इस नमूना प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करेंगे। अतिशीघ्र हमारी परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसकी जो समयावधि रहेगी वो रहेगी 2 घंटे और 30 मिनट, और इस प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 80 अंक का। तो देर किस बात की, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने, त्वम मालया सह गच्छ अस्मिन वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति, अर्थात तुम माला के साथ जाओ, इस वाक्य में सर्वनाम पद क्या है? सह, त्वम, मालया, गच्छ। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए। त्वम, यहाँ पर त्वम जो शब्द है वो है सर्वनाम। अगला प्रश्न है, मधुमक्षिका जनयति, अर्थात मधुमक्खी उत्पन्न करती है। कटुरसम, लवणम, माधुर्यम, क्षारम। संस्कृत में श्लोक की एक पंक्ति है कि मधुमक्षिका जो होती है वो माधुर्य को अर्थात मधुरता को ही उत्पन्न करती है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा स। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना चाहिए? रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी भी शब्द के पीछे हमें इयम शब्द दिखाई दे तो हमारे सामने प्रत्यय यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अनियर प्रत्यय बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा प्रत्यय इसमें? अनियर प्रत्यय। और जिस शब्द के पीछे यदि आपको त्वा दिखाई दे वहां पर होगा कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय। तो हमारा इस प्रश्न में सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनिर प्रत्यय। अगला प्रश्न है, त्वम विद्युत भावेन पीड़ितः बहिर्आगत, अर्थात तुम विद्युत के अभाव से पीड़ित बहिर्आगत बाहर आए हो। अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? अव्यय पद जो व्यय नहीं हो, जिसके रूप नहीं चलते हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय। न व्यय इति अव्यय। तो यहाँ पर अव्यय शब्द होगा बहि, क्योंकि बहि शब्द का अर्थ होता बाहर और इसके रूप नहीं चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, नदीनाम जलम यत्र रिक्त स्थानम पूर्यत, अर्थात नदियों का जल जहाँ, इसमें रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? विषतुल्यम, मृदातुल्यम, पीयूषतुल्यम, रसतुल्यम। शीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि पाठ की यहाँ लिया गया है यह प्रश्न, और यहाँ पर सही उत्तर होगा पीयूषतुल्यम, अर्थात नदियों का जहाँ जल अमृत के समान है। अगला प्रश्न है, प्रतिदाने तेन दत्त याचन्ते स्म, बदले में वे कुछ नहीं मांगते है। रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति, रेखांकित जो पद है हमारे सामने प्रतिदाने शब्द है, इस प्रतिदाने में कौन सा उपसर्ग होगा? प्र, प्रति, दाने, पर। संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्ग होते हैं और यहाँ पर उनमें से एक उपसर्ग दिया हुआ है। कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? प्रति शब्द। बिल्कुल सही उत्तर हमारा ब होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक कुरीति नाम मुखरम सावित्री अकरोत, सामाजिक कुरीतियों का प्रत्यक्ष रूप से सावित्री बाई ने किया। क्या किया? समर्थन किया, प्रोत्साहन किया, विरोधन किया या पक्षपातन किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स, विरोधम। सामाजिक कुरीतियों का प्रत्यक्ष रूप से सावित्री बाई ने विरोध किया। अगला प्रश्न है, चल चल पुरुतु निदेहि चरणम गीतस्य रचनाकार अस्ति, चल चल पुरुतु निदेहि चरणम, इस गीत के रचनाकार कौन है? अ, विष्णु शर्मा, ब, नारायण शर्मा, स, रमाकांत शुक्ल और द, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। यदि इस गीत को आपने लय के साथ में अच्छे पढ़ा होगा तो, और इस गीत पर अगर ध्यान दिया होगा तो आपको स्पष्ट वहाँ लिखा हुआ है इस गीत के जो रचनाकार है वो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा द, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अगला प्रश्न है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है संधि और संधि विच्छेद से संबंधित है, अर्थात संधि नामक अध्याय से संबंधित है। अधोलिखिता नाम पदानाम संधिम अथवा संधि विच्छेदम कुरु, तो यहाँ पर हमें संधि युक्त पद भी मिलेगा और हमें संधि विच्छेद वाला पद भी मिलेगा। जहाँ संधि विच्छेद किया हुआ है वहाँ हमें संधि युक्त पद बनाना है, और जहाँ संधि युक्त पद है वहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना है। तो मधुधन अरि, इसका संधि युक्त पद क्या बनेगा? कोई बता सकता है? मधु धन अरि, यहाँ पर संधि युक्त पद बनेगा मधवरी। क्या बनेगा? मधवरी। यण संधि का नियम यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ संधि का नाम
नहीं लिखना है। हमारा सही उत्तर होगा मध्वरीह यण संधि। अगला जो प्रश्न है महोषधि, कौन सा शब्द है? महोषधि। और यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद होगा महाधन औषधि। क्या हो जाएगा? महाधन औषधि। और यहाँ पर जो संधि होगी वो होगी यहाँ पर वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि, जो कि स्वर संधि का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। रेखांकित पद का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न में हल्की सी त्रुटि है, यहाँ पर किसी भी शब्द के नीचे रेखांकित पद नहीं है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किन किन शब्दों पर यहाँ पर रेखांकित शब्द आ सकता था। हम लगा सकते हैं, आप यहाँ पर आहारम पे लगा दीजिए और इस प्रश्न में लगा दीजिए आप पश्चियाम पे। इन दोनों शब्दों पे हम रेखांकित कर लेते हैं और इसके अनुसार इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। मैं एक बार प्रश्न का उच्चारण कर रहा हूँ। क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूखा सिंह कहीं पर भी आहार प्राप्त, भूखे सिंह ने कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं किया। तो इसके दो प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि किस प्रकार के सिंह ने कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं किया, या इसका प्रश्न अपन बनाना चाहे तो भूखे सिंह ने कहीं पर भी क्या प्राप्त नहीं किया। तो मैं यहाँ पर क्या प्राप्त नहीं किया का प्रश्न बनाऊंगा। तो क्या बनेगा इसका प्रश्न? क्षुधार्त सिंह कुत्रापि किम न प्राप्तवान, और पीछे क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तब जाके हमें एक अंक पूरा मिलेगा। अगला प्रश्न है सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? तो यहाँ पर इसका प्रश्न क्या बनेगा? सूर्य कश्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? और अंत में क्या आ जाएगा? इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत। अर्थात विशेषण और विशेष्य मेलन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले यहाँ पर विशेषण और विशेष्य को स्पष्ट करना चाहूँगा। विशेषण विशेषता सूचक शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। यहाँ पर ये जो सभी शब्द दिए हुए आपके सामने ये विशेषण है, और इनके सामने जो लिखे हुए हैं ये सभी विशेष्य। हमें क्या करना है? इनको आपस में मिलाना है। सही विशेष्य के सामने कौन सा विशेषता सूचक शब्द होगा? आइए मिलाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? शीतलम, अर्थात शीतल। तो इसको किसके साथ मिलाएंगे हम? शीतल के साथ मिलेगा पेयम। शीतल को किसके साथ मिलाएंगे? पेयम। इसके बाद में है शून्यम, अर्थात शून्य। और पढ़ा होगा आपने पाठ गृहम शून्यम सुताम विनाम, यानी कि पुत्री के बिना घर शून्य है। तो यहाँ पर जो शून्यम विशेषण है वो किसकी विशेषता बताया जा रहा है? गृहम की। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? गृहम। अगला प्रश्न है एकम, अर्थात एक। क्या हो जाएगा? एक पुत्र का, एक पुत्रस्य, एकम पुत्रस्य। अगला है शकलासु, अर्थात समस्त। क्या हो जाएगा इसका? दिक्षु, दिशाओं में, समस्त दिशाओं में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। अर्थात समाज में नवीन विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। रेखांकित पदयोः विशेषणम विशेष्य पदम च पृथक कुरुतो। अर्थात आपको यहाँ पर क्या करना है? रेखांकित जो शब्द है, हालांकि यहाँ पर रेखांकित शब्द किया नहीं है, मैं आपके सामने कर लेता हूँ वो कौन से शब्द रेखांकित होंगे। हमारे सामने ये यहाँ पर जो चैप्टर दिया हुआ है ये रेखांकित होना चाहिए। कौन सा? नूतना नाम और विचारा नाम। ये यहाँ पर क्या है? रेखांकित है। हम कर लेते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है? विशेष्य और विशेषण और विशेष्य पद को हमें यहाँ पर छांटना है। अरे विद्यार्थियों, इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो आगे लिखा रहेगा वो लगभग विशेषण कहलाएगा, और जो पीछे लिखा होगा वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। तो यहाँ पर जो नूतना नाम शब्द हमारे सामने लिखा हुआ पहले, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषण। और नवीन क्या है? तो विचारा। क्या है? विचार। तो विचार शब्द क्या होगा यहाँ पर? विशेष्य पदम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अर्थात कोष्टक में दिए गए शब्दों के समुचित प्रयोग से विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
पहला प्रश्न है समम रामः गच्छति। विभक्ति प्रकरण का ये प्रश्न है और याद रहे जहाँ पर समम, शाकम, सार्धन और समम यदि ये शब्द आ जाते हैं और सह, इन सभी शब्दों का अर्थ होता है साथ में, और जब भी ये शब्द आ जाते हैं वहाँ पर हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। तो दशरथ के साथ तृतीया विभक्ति। राम शब्द यदि आपको ये कंठस्थ हो तो राम शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन में बनेगा रामेण। उसी प्रकार दशरथ शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? दशरथेन। क्या बनेगा? दशरथेन। दशरथेन शमम रामः गच्छति। दशरथ के साथ राम जाते हैं। अगला प्रश्न है तस्मै श्री नमः, और ये आपने पढ़ा भी होगा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः यहाँ पर शब्द है उपपद विभक्ति का ये प्रश्न है। नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, वसट, योगाच, इन शब्दों के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति आएगी यहाँ पर? चतुर्थी। तो गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनेगा गुरुवे। तस्मै श्री गुरुवे, उस गुरु को नमस्कार है। अगला प्रश्न है उभयतः पुष्प वाटिका। यह भी उपपद विभक्ति वाला प्रश्न है। याद रहे अभितः, उभयतः, समया, परितः, पृष्ठतः, अग्रतः, पूर्वतः, अगर इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आएगी यहाँ पर? द्वितीय विभक्ति। तो देवालय की द्वितीय विभक्ति क्या बनेगा? जैसे राम शब्द में रामम बनता है वैसे देवालय का क्या बनेगा? देवालयम। देवालयम उभयतः पुष्प वाटिका। देवालय के दोनों ओर फूलों की वाटिका है। अगला प्रश्न है देवालय से तात्पर्य है मंदिर। अगला प्रश्न है स्वधा अर्थात हवि। पितरों को हवि, यहाँ पर पितृ शब्द दिया हुआ है। अभी मैंने आपके सामने उच्चारण भी किया था। नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, वसट, योगाच, इन शब्दों के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पितृ शब्द की चतुर्थी विभक्ति बनेगा पितृभ्यः, बहुवचन बनेगा। यहाँ पर पितृ शब्द की बहुवचन क्या बनेगा? पितृभ्यः। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? पितृभ्यः स्वधा अर्थात पितरों को हवि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है अमंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित। अर्थात नीचे दिए गए इन क्रियापदों से हमें चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। शक्यते, आसित, उत्पद्यते और भविष्यति ये शब्द दिए हुए, हमें इन रिक्त स्थानों में इन शब्दों को भरना है। सबसे पहले है ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम। ज्ञान का आदान और प्रदान मौखिक क्या था? आशित। यहाँ पर क्या शब्द आ जाएगा? आशित शब्द आ जाएगा नंबर 1 में। प्रश्न संख्या 2 है पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो। पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार क्या होगा? यहाँ पर भविष्यति होगा। पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अगला प्रश्न है ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम। ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शक्यते तीसरे में। प्रश्न संख्या 4 है मनसी जिज्ञासा। अंतिम क्या बचेगा यहाँ पर? उत्पत्त्यते, मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 मंजुषातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित। अर्थात नीचे दिए गए उचित पदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पशवः पशु, गजतरः गजधर जो गज को धारण करते थे, तड़ाघात तालाब से, समाशेत अर्थात संक्षिप्त में। पहला प्रश्न है यह गज परिमाणम धारयति सह। जो गज परिमाण को धारण करता है क्या कहलाता है? गजधरः। तो पहले प्रश्न में क्या आएगा? गजधरः। नंबर 2 है पर्यावरण से हो। पर्यावरण के साथ अपि रक्षणीय रक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पशवः। पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है महिला हो जलम नयंती। महिला जल को नयंती ले जाती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तड़ागात अर्थात तालाब से। एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुखियो। एतत् यही विद्या का लक्षणम सुख दुखियो, सुख और दुख का लक्षण है। तो समासेन अर्थात यही विद्या का संक्षिप्त रूप में सुख और दुख का लक्षण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अर्थात नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन के कर्तन्ते स्म। अर्थात कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए किनको कर्तन्ते स्म काटा जा रहा है।
तो यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा, हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो के जो है हमारा प्रश्नवाचक शब्द, हमें इसको हटाना है और इसकी जगह हम लिखेंगे, पूरा प्रश्न होगा हमारा, कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म, अर्थात कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, नूनम ऐसा गुहा कस्या सदा संहानम करोति, अर्थात अवश्य ही यह गुफा किसका हमेशा आह्वान करती है, अर्थात बुलाती है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक शब्द है कस्या, हमें इसको हटाना है और हम पूरा प्रश्न लिखेंगे, नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति, अर्थात अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी का सदा आह्वान करती है। अगला प्रश्न है, भोजन काले अपि कस्याः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, भोजन करते समय भी किसकी मनोदशा यानी कि जो मन की दशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा, कस्या हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, हमें इसको हटाना है और इसकी जगह हम लिखेंगे, भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, अर्थात भोजन करते समय भी माला की जो मनोदशा थी वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। अगला प्रश्न है, सर्वे अवकरम संग्रह्य कुत्र पातयन्ति, सभी को कचरा इकट्ठा करके कहाँ पर डालना चाहिए। तो यहाँ पर जो कुत्र है वो प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हटाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे, सर्वे अवकरम संग्रह्य अवकर कंडोले पातयन्ति, अर्थात सभी को कचरा इकट्ठा करके कचरे पात्र में डालना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर एक पद में लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, केवल एक पद में हमें लिखना है, अर्थात हमें प्रश्नवाचक शब्द को हटाना है और उसकी जगह केवल उत्तर लिखना है, पूरा प्रश्न हमें नहीं लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न है, अभिवादनशीलस्य कानि वर्तन्ते, अर्थात अभिवादनशील से क्या बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आयुः विद्या यशः बलम। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, आयुः विद्या यशः बलम। अगला प्रश्न है, का सुस्वादुतोयाः भवन्ति, कौन स्वादिष्ट होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नद्यः, अर्थात नदियाँ। प्रश्न संख्या 3 है, समम जगत के मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत में कौन कौन मुग्ध है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे, भारत जनतायाः नृत्यः गीतेः काव्यश्च, अर्थात भारतीय जो जनता है वो नृत्य में, गीत में और काव्य में मुग्ध है। अगला प्रश्न है, किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, यहाँ पर क्या हमेशा सुपूर्ण है यानी कि भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो किम है इसको हटाना है, इसकी जगह हम लिखेंगे खाद्यान्न भांडम, अर्थात अनाज के भंडारों से। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला जो हमारे पास में प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है, प्रश्न पत्र अतिरिक्तात् पाठ्य पुस्तकात् 2 श्लोको लिखत, अर्थात प्रश्न पत्र के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रहे, हमें यहाँ पर उन्हीं श्लोकों को लिखना है जो हमारे इस प्रश्न पत्र में समाविष्ट नहीं हो, अर्थात नहीं आए हो। हमारे इस प्रश्न पत्र में कुल 3 श्लोक आएंगे जिनका हमको भावार्थ लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें उन 3 श्लोकों के अतिरिक्त कोई 2 श्लोक हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से आप कुल 5 श्लोक याद करके जाएं। कितने श्लोक? 5 श्लोक, ताकि यदि 3 आ भी जाते हैं तो आपके पास 2 श्लोक सुरक्षित बचेंगे जिन्हें आप इस प्रश्न संख्या 18 में लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, आपको 5 श्लोक याद करने हैं। कितने श्लोक? 5 श्लोक। हमारा प्रश्न है वो है, क स्तंभे दत्तम श्लोकांशान ख स्तंभेन स सुमेलनम कुरुत, अर्थात क स्तंभ को हमें इस ख स्तंभ के साथ जो हमारे पाठ्य पुस्तक के श्लोक है, यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ दिए हैं, कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी है, हमें इन पंक्तियों को इन पंक्तियों के साथ में मिलान करना है। तो आइए मेरे साथ हम इनका मिलान करते हैं। सबसे पहले लिया हुआ है यहाँ पर वने दिग्ग जना नाम, अर्थात वन में श्रेष्ठ हाथियों की। तो यहाँ पर इसको किसके साथ मिलाएंगे हम? तथा केसरी नाम, वैसे ही सिंहों की। केसरी का मतलब होता है सिंह। अगला है तटी नाम इयम वर्तते, तटी नाम का मतलब होता है नदियों की। यह नदियों की क्या हो जाएगा इसका? भूधराणाम,
अर्थात भूधरों की अर्थात पर्वतों की। अगला है शिखी नाम शुका नाम। शिखी नाम का मतलब होता है मोरों की, शुका नाम से तात्पर्य है तोतों की। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पिका नाम धरे अयम अर्थात कोयलों की यह धरती। पिक का मतलब होता है कोयल। और अंतिम है क्षितो राजते। और अब पता चल गया होगा, अंतिम हमारे पास में शब्द भी बचा है भारत स्वर्ण भूमि अर्थात यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इस प्रकार से हम इसका मिलान करेंगे। अगला प्रश्न है, अगला जो हमारे पास में प्रश्न 20 है, चित्राणि दृष्टवा मंजुषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्यपूर्तिम कुरुतो। अर्थात चित्रों को देख करके उपयुक्त पदों को ग्रहण करके वाक्यों की पूर्ति करिए। अस्त्राणाम भवति अस्त्राणि सैनिकाः प्रयोगः उपग्रहाणाम। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे कुछ शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों की सहायता से हमें यहाँ पर हमारे सामने कुछ वाक्य दिए हुए हैं, 4 वाक्य दिए हुए हैं। इन चारों वाक्यों में हमें इन शब्दों की सहायता से हमें ये वाक्य पूरे करने हैं। लेकिन इसके साथ में एक प्रश्न और दिया हुआ है अथवा में, और अथवा में हमारे सामने जो प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है मंजूषातः लिखितानां शब्दानां साहाय्येन कथां पूर्यत। अर्थात नीचे लिखे शब्दों की सहायता से कथा की पूर्ति कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम इसके ऊपर वाला प्रश्न नहीं कर करके ये जो अथवा में दिया हुआ है हमारे सामने, हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल रिक्त स्थान में उन शब्दों को ही भरना है। तो बहुत ही सरल है, आप मेरे साथ इसका अर्थ करने की कोशिश कीजिएगा और इस प्रश्न को हल करने का मेरे साथ प्रयास कीजिए। हमारे पास में कुछ शब्द दिए हुए हैं, एक बार मैं इन शब्दों का अर्थ बता देता हूँ आपको। घटः से तात्पर्य है घड़ा, आगतवान से तात्पर्य आया, पातुम से तात्पर्य है पीने के लिए, अल्पम से तात्पर्य है कम, काकह कौआ, शिलाखंड समूहम अर्थात पत्थरों के टुकड़े, मुखम मुख और चेष्टा अर्थात कोशिश। ये शब्द है हमारे सामने और हमारे सामने अधूरी एक कहानी है। हम इस कहानी को इन शब्दों के माध्यम से पूरी करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एकह, और पहला ही हमारा रिक्त स्थान आ रहा है आसित। एक था, कौन था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? काकह। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? काकह अर्थात एक कौआ था। सह पिपासितः आसित, वह प्यासा था। सह जलम इच्छति, वह जल चाहता था। क्या चाहता था? पातु अर्थात वह जल पीना चाहता था। सह सर्वत्र, वह सभी जगह। भ्रमणम कृतवान, उसने सभी जगह भ्रमण किया। वह सभी जगह घुमा, किंतु जलम न दृष्टवान, किंतु उसे जल कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अगला है, इसके आगे है, जो शब्द हमारे यहाँ भरने हैं उनको मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है सह एकम उद्यानम गतवान, इसके बाद में वह एक बगीचे में गया। तत्र एकह, वहाँ एक आसित था। क्या था? घटः। यहाँ पर क्या आ जाएगा? घटः। वहाँ एक घड़ा था। काकम घटम दृष्टवान, कौवे ने घड़े को देखा। घटे जलम आसित, घड़े में जल था। क्या था? अल्पम, घड़े में जल कम था। काकः जलम पातुम कृतवान, कौवे ने जल पीने का किया। क्या किया? प्रयास किया था, चेष्टा। काकः जलम पातुम चेष्टाम कृतवान, कौवे ने जल पीने की कोशिश की। किंतु तस्य जलम न स्पृशति स्म, किंतु उसका जलम न स्पृशित, जल को नहीं छू पाया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मुखम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मुखम, किंतु उसका जो मुख है वो जल को स्पर्श नहीं कर पाया। काकः यत्र तत्र दृष्टवान, तस्य बुद्धिः न स्फुरति स्म, कौवे ने इधर उधर देखा, यहाँ कहीं देखा, लेकिन कहीं पर भी तस्य बुद्धिः न स्फुरति स्म, उसकी बुद्धि कहीं काम नहीं कर रही थी। यानी कि उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि उसकी बुद्धि से वो इस्तेमाल कर पाए और घड़े जो पानी है वो पानी ऊपर आए। सह दृष्टवान, तभी उसने क्या हुआ? सह दृष्टवान, उसने देखा। क्या देखा? शिलाखंड समूहम, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े देखे। ततः शिलाखंडम घटे पातित्वान, इसके बाद उसने पत्थरों के उन टुकड़ों को घड़े में डाला। ततः जलम ऊपरी आगतवान, तभी क्या हुआ? इसके बाद जल ऊपर आया। काकः जलम पीत्वा सानंदम गतवान, कौआ जल पीकर आनंद के साथ में चला गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये था एक हमारी छोटी सी कहानी और ये कहानी आप सभी ने सुन रखी है। ये पूरे 4 अंक का प्रश्न है और बहुत ही सरल है।
अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, अधोलिखितानां वाक्यानां घटनाक्रमानुसारेण क्रमायोजनम कुरुत, अर्थात नीचे लिखी वाक्यों का घटनाक्रम के अनुसार क्रमायोजनम कुरुत, इनको सही क्रम में जमाना है। यहाँ पर हमारे सामने एक पाठ है, उस पाठ की कुछ पंक्तियाँ दी हुई है जो कि सही क्रम में नहीं है, हमें इनको सही क्रम में जमाना है। लेकिन ये तभी जमा पाएंगे जब हम इनका अनुवाद कर सकते हैं। आइए मेरे साथ, मैं इसका अनुवाद करने का प्रयास करता हूँ, आप भी मेरे साथ में बने रहिए। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे दिवंगता। इस पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रसित हुई और 1897 ईस्वी में वह दिवंगत हुई, अर्थात उसकी मृत्यु हुई। अगला है, 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे बालिका विद्यालय द्वितीय प्रारब्ध। 1851 ईस्वी में उसने बालिकाओं के लिए दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। अगला है, जनवरी मासस्य 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे सावित्री नायगावम नामनी स्थाने अजाए, अर्थात 1831 ईस्वी में जनवरी माह में वहाँ सावित्री जो बाई थी उसका नायगांव नामक स्थान पर जन्म हुआ। चौथा है, तस्याह माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो, उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता जी का नाम क्या था? खंडोजी। प्रश्न है अगला 5, नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता, यानी कि 9 वर्ष की उम्र में उसका जो परिणीता अर्थात विवाह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ में हुआ। अगला छठा प्रश्न है, महिला उत्थानस्य गहना अबोधनाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम, अर्थात महिला उत्थान के गहन अबोधन के लिए सावित्री बाई महोदय का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। सातवां है, दुर्भिक्ष काले सा पीड़ित जनानाम सेवाम अकरोत, अकाल के समय में उसने पीड़ित लोगों की सेवा की। अगला 8वां है, यदा कन्यानाम कृते प्रदर्शस्य प्रथम विद्यालय आरभत तदा सा केवलम सप्तवर्षदेशीया आसीत। यहाँ पर ध्यान रहे, ये सप्तवर्षदेशीय गलत है, यहाँ पर सप्तदश वर्षदेशीय बिल्कुल सही है, क्योंकि 17 वर्ष यहाँ है न कि 7 वर्ष। जब यदा कन्या नाम करते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत, जब कन्याओं के लिए उसने प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया, तदा सा केवलम 17 वर्षीया आसित, तब वह केवल 17 वर्ष की थी। ये थे इन वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। अब इनको हम सही क्रम में जमाने का प्रयास करते हैं। तो कोई बता सकता है यहाँ पर कि नंबर 1 में हमारे सामने कौन सी पंक्ति आएगी? सबसे पहले कौन सी पंक्ति आएगी? सबसे पहले आएगी ये नंबर 1, तीसरी वाली। जो तीसरी जो पंक्ति है ये नंबर 1 पे आएगी। जनवरी माह में 1831 ईस्वी में उसका जन्म हुआ। इसके बाद में क्या आएगा? नंबर चौथी लाइन, ये आएगी नंबर 2 पे। क्या आ जाएगा? नंबर 2 पे, कि उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी थे। इसके बाद में 5वीं जो लाइन है वो आएगी हमारी 3 नंबर पे। किस नंबर पे आएगी? 3 नंबर पे। क्या है कि 9 वर्ष की उम्र में उसका ज्योतिबा फूले के साथ में विवाह हुआ। इसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने पंक्ति आएगी नंबर 8 वाली, ये वाली पंक्ति। ये किस नंबर पे आएगी? नंबर 4 पे। किस नंबर पे आएगी? नंबर 4 पे। जब कन्याओं के लिए उसने प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया, तब वह मात्र 17 वर्ष की थी। इसके बाद में कौन सी पंक्ति आएगी? नंबर 2 वाली। ये वाली जो पंक्ति है ये नंबर 5 पे आएगी। किस नंबर पे आएगी? नंबर 5 पे। 1851 ईस्वी में उसने बालिकाओं के लिए दूसरा विद्यालय खोला। और इसके बाद में कौन सी पंक्ति आएगी बताइए? इसके बाद में पंक्ति आएगी हमारे सामने 5 के बाद में 6 है, ये 7 वाली जो है वो नंबर 6 पे आएगी, कि दुर्भिक्षा काले सा पीड़ित जनानाम सेवा में अकरोत, कि अकाल के समय में उसने पीड़ित लोगों की सेवा की। इसके बाद में नंबर जो 7 है, 7 पे आएगी हमारी पहली पंक्ति आएगी नंबर 7 पे। ये सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे दिवंगता, वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। और अंतिम जो पंक्ति है वो है हमारे सामने 6 वाली, ये नंबर 8 पे आएगी। किस नंबर पे आएगी? 8 पे, कि महिला उत्थान के गहन अवबोधन के लिए सावित्री बाई महोदय का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। अगला जो हमारे सामने प्रश्न है वो है, अधोलिखितेषु द्वयोः श्लोकयोः भावार्थम हिंदी भाषायाम लिखत, अर्थात नीचे लिखे 2 श्लोकों
का भावार्थ हिंदी भाषा में लिखिए। हमारे सामने यहाँ पर कुल 3 श्लोक है। कितने श्लोक है? 3 श्लोक, लेकिन हमें यहाँ पर केवल 2 श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करना है। मैं यहाँ पर तीनों श्लोकों का करूँगा, आपको केवल 2 श्लोकों का हिंदी में भावार्थ लिखना है। किस प्रकार से लिखना है वो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में बताऊँगा। सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। पहला है लुब्धस्य य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रीं नष्टक्रियस्य कूलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य शोक्यम राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लुब्धस्य नश्यति यशः, अर्थात लोभी जो व्यक्ति होता है, लालची जो व्यक्ति होता है, उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर, जो चुगली करता है। पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोरों की मैत्री अर्थात मित्रता क्या नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थात अकर्मण्य व्यक्ति, नष्ट क्रियस्य का मतलब होता है अकर्मण्य व्यक्ति का क्या हो जाता है? कुलम, वंश नष्ट हो जाता है। अकर्मण्य जो व्यक्ति होता है, जो कोई काम नहीं करता है, उसका संपूर्ण वंश नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, और जो धन का जो लोभी व्यक्ति होता है, अर्थपरस्य जो धन का लोभी होता है, उसका क्या नष्ट हो जाता है? धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसिननः, व्यसिनन का मतलब होता है बुरी लत वाले की, बुरी लत वाले की विद्या फल अर्थात विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य शोख्यम, और कंजूस का सुख भी नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त सचिवस्य का मतलब होता है आलसी मंत्रियों वाले, नराधिपस्य राजा का क्या नष्ट हो जाता है? राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार पुनः मैं इसका अनुवाद करता हूँ। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोरों की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी व्यक्तियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको अनुवाद बताया, अब हमें इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग, और प्रसंग में मैं यहाँ लिखूंगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित सुभाषितानी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत जो पद्यांश है, इसमें कवि ने किस व्यक्ति के साथ हमें मित्रता रखनी चाहिए या हमारी संगति है वो किस प्रकार के मित्र के साथ में रहनी चाहिए, उसका उल्लेख किया है, और इसके बाद में आपको उसका अनुवाद लिखना है। अगला श्लोक है मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। इसका अनुवाद करता हूँ। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, मित्रता मेरा स्वाभाविक स्वभाव है, मेरा सहज स्वभाव है। नो दुर्बलताया पर्यायः, यह हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। दुर्बलता अर्थात कमजोरी, यह हमारी कमजोरी का पर्याय नहीं है। मित्र से चक्षुषाम संसारे पश्यन्ति, मैं मित्र की आंखों से या मित्र की दृष्टि से संसार को देखती हूँ। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। यह था इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। लेकिन इसको आप किस प्रकार से लिखोगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग, और प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ भारत जनता अहम से लिया गया है। इसके कवि आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल है। इस पद्यांश में कवि ने भारतीय जनता की विशेषताओं को उजागर किया है, और इसके बाद में इसका अनुवाद जो भी मैं बोला था वो आपको लिखना है। और अंतिम जो श्लोक है वो है त्रिशूल अग्नि नागेह पृथिव्य अस्त्र घोरे अणुना महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरे अयम क्षितो राजते भारतस्वर्ण भूमिः। इसमें हम यहाँ पर प्रसंग में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ भारत स्वर्ण भूमि है। ये जो पाठ है ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पर क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि है नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी है, जिन्होंने भारतीय जो भूमि है, यह जो भारत भूमि है, यह भारत भूमि की किन किन विशेषताओं से ये परिपूर्ण है, इसका उजागर यहाँ पर किया है कि जो भारत की भूमि है वो सामरिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ पर कवि ने दृष्टिगत
किया है। तत्पश्चात इसके अनुवाद को हम यहाँ पर लिखेंगे। मैं इसका भावार्थ कर रहा हूँ कि यह जो भूमि है, अयम अर्थात यह भूमि, त्रिशूल अर्थात त्रिशूल, अग्नि अर्थात अग्नि, नाग पृथ्वी और पृथ्वी आदि घोरे भयंकर अस्त्र अर्थात भयंकर अस्त्रों से क्या है, अस्त्रों से परिपूरित है। और भी है, अणुना महाशक्ति भी पूरितेयम, और यह परमाणु शक्तियों से, परमाणु महाशक्तियों से भी क्या है, परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम धरे एवं, यह जो धरती है यह देशभक्तों की धरती है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि है, यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। ये थे इन तीनों श्लोकों के हिंदी अनुवाद और प्रसंग सहित मैंने लिखा है यहाँ पर। आप इनको अच्छी प्रकार से देख ले और आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखने का प्रयास करें, लेकिन आपको केवल 2 श्लोकों का ही वहाँ पर परीक्षा में आपको अनुवाद लिखना है। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है 23, सावित्रीबाई फुले अथवा डीजी भारतम पाठस्य सारम हिंदी भाषायां लिखत, अर्थात सावित्रीबाई फुले और अथवा डीजी भारतम, इन दोनों पाठों में से किसी एक पाठ का सार हमें हिंदी भाषा में लिखना है। मैंने दोनों पाठों का संक्षिप्त भाषा में और हिंदी भाषा में अनुवाद लिख दिया है। आप इनको अच्छी प्रकार से देख ले, इनको पढ़े और किसी एक पाठ का लिखने का प्रयास करें अपनी अभ्यास पुस्तिका में। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न संख्या 24, मंजूषातः पदानि चित्वा अस्माकं पुस्तकालयं विषयोपरि अष्टवाक्यानि रचित, अर्थात नीचे लिखे पदों को चुन करके हमारे विद्यालय के ऊपर अष्टवाक्यानि रचित और 8 वाक्यों को लिखिए। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हमारे पास में, इन शब्दों को देखते हुए हमें यहाँ पर 8 वाक्य पूरे लिखने हैं। कितने वाक्य लिखने हैं? हमें यहाँ पर 8 वाक्य लिखने हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, हम उन 8 वाक्यों को लिखते समय व्याकरणात्मक दृष्टि से कोई गलती अवश्य या कोई त्रुटि अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि इसके अथवा में भी कोई प्रश्न दे रखा है। हम इसके अथवा को देखते हैं, यदि वो हमें सरल लगे तो हम उसको करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो हमारे 8 अंकों का प्रश्न है। हम एक बार देख लेते हैं कि इसके अथवा में कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। इसके अथवा में हमारे सामने जो आ रहा है वो है एक प्रार्थना पत्र आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रार्थना पत्र। और उसमें भी कुछ शब्द हमारे पास में दिए हुए हैं। शैलेशः किसी व्यक्ति का नाम है, हंसपुरम एक स्थान है, निवेदनम मह्यम अर्थात मुझे, चरित्र प्रमाण पत्रम समझ में आ गया होगा आपको, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रार्थना पत्र यहाँ पर दिया हुआ है। वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद की प्रतियोगिता में आवश्यकता अर्थात जरूरत, इच्छा में इच्छा रखता हूँ। हमारे सामने कुछ शब्द दिए हुए, हमें इन शब्दों की सहायता से हमारे सामने कुछ रिक्त स्थान भी है, उन रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो आइए मेरे साथ हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है सेवायाम अर्थात सेवा में श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयः, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, और यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर कोई स्थान विशेष आएगा और विद्यालय कहाँ पर है? हंसपुरम। तो यहाँ पर नंबर 1 पे क्या आएगा? हंसपुरम। प्रश्न संख्या अगला जो 2 है वो है प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम, प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। तो क्या प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र है? चरित्र प्रमाण पत्रम प्राप्तम। किस पत्र को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? चरित्र प्रमाण पत्रम प्राप्तुम प्रार्थना पत्र। अगला 3 है अस्ति यत् अहम संस्कृत भागम ग्रहीतुम, है कि मैं संस्कृत भाग ग्रहीतुम ग्रहण करने की या लेने की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सविनय निवेदनम। क्या आ जाएगा यहाँ पर? निवेदनम। सविनय निवेदन है कि अहम मैंने संस्कृत में वाद विवाद प्रतियोगिता, यहाँ पर नंबर 4 पे क्या आ जाएगा? वाद विवाद प्रतियोगिता, अर्थात मैंने निवेदन है कि मैंने संस्कृत में वाद विवाद प्रतियोगिता में भागम ग्रहीतुम भाग लेने इच्छा में इच्छा रखता हूँ या इच्छा की है। सविनय नम्र निवेदनम अस्ति यत् अहम संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता भागम ग्रहीतुम इच्छामि, कि मैं संस्कृत में वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा रखता हूँ। अगला है तत्र चरित्र प्रमाण पत्रस्य वर्तते, वहाँ चरित्र प्रमाण पत्र की क्या है? आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आवश्यकता वर्तते, आवश्यकता है। अतः इसलिए प्रार्थना है कि चरित्र प्रमाण पत्रम प्रदाय अनुग्रहिष्यन्ति भवन्तः, इसलिए प्रार्थना है कि क्या हो जाएगा? मह्यम, मुझे। कौन सा शब्द है ये? मह्यम। मैं आपको दिखा देता हूँ शब्द कौन सा है यहाँ पर। मह्यम इस प्रकार से लिखते हैं। अतः प्रार्थना है कि मुझे
मह्यम चरित्र प्रमाण पत्रम प्रदाय अनुग्रहिष्यन्ति भवन्तः, मुझे चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करके अनुग्रहित करे भवन्तः आप। दिनांक 7/8/2024 को पत्र लिखा जा रहा है। भवदा आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और अंतिम हमारे पास में शब्द बचा है शैलेश। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शैलेश, अर्थात शैलेश नाम का कोई लड़का है जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हंसपुरम के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिख रहा है। अंतिम हमारे सामने प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। सबसे पहले हमारे सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, हम इसका अनुवाद करेंगे, तत्पश्चात इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्पकारों का बाहुल्य है, यानी कि हाथ से बनी हुई चीजों का बाहुल्य है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः पंचवृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। अर्थात आवस्त्राभूषणेभ्य यानी कि वस्त्रों से लेकर के आभूषणों और गृह निर्माण पर्यंतम और घर के निर्माण तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानाम अर्थात बांस के पेड़ों से निर्मित वस्तुनाम उपयोगः क्रियते, वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही क्योंकि निश्चित रूप से अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, बांस के पेड़ों की प्रचुरता है। सांप्रतम इस समय अर्थात वर्तमान में वंशो उद्योग अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति। वर्तमान में जो बांस का जो उद्योग है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को भी प्राप्त कर चुका है। ये सप्तभगिन्य पाठ से लिया गया है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कह उद्योगः अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। कौन सा उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह को हमें हटाना है और हम यहाँ पर लिखेंगे वंशो उद्योगो। यह पंक्ति दी हुई है, देखिए आप, वंशो उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। ये पंक्ति यहाँ पर इसका उत्तर होगा, मैंने लिख भी दिया है। प्रश्न संख्या 2 है कस्मिन् प्रदेशे हस्तशिल्पानाम बाहुल्यम वर्तते। किस प्रदेश में हस्तशिल्पियों का बाहुल्य है। तो यहाँ पर इस पंक्ति का उत्तर जो है वो है, प्रथम पंक्ति में इसका उत्तर दिया हुआ है कि प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानाम बाहुल्यम वर्तते। यहाँ पर हम इसका उत्तर भी यह भी लिख सकते हैं कि सप्तभगिनी प्रदेशे हस्तशिल्पानाम बाहुल्यम वर्तते। दोनों ही प्रश्न उत्तर सही है। अगला जो प्रश्न है वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम केषां वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। अर्थात वस्त्रों से लेकर आभूषण और घर के निर्माण तक किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर हम लिखेंगे वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। यहाँ पर ये जो पंक्ति होगी ये इस पूरे प्रश्न का उत्तर है। और अगला है व्याकरण से संबंधित है वंशधन उद्योगः इति संधिं कृत्वा लिखन्तु। वंशधन उद्योग, यहाँ पर संधि करके हमें लिखना है। तो अ धन उ बराबर क्या बन जाता है, ओ, और ये गुण संधि का नियम है। तो यहाँ पर गुण संधि के अनुसार यहाँ पर संधि युक्त पद बनेगा वंशोद्योगः। क्या बनेगा, वंशोद्योगः। प्यारे विद्यार्थियों, ये था पूरा प्रश्न जो कि हमने पूरा हल किया। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस पर ज़रूर कमेंट करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।